रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ओके, सो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मतलब एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन बोलते हैं ना, बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कलेक्शन बोलते हैं। या फिर बंच ऑफ फ्लावर्स, वो एक कलेक्शन होता है ना। बंच ऑफ की जो एक कलेक्शन होता है, वगैरह वगैरह कलेक्शन होता है ना। बंच ऑफ टॉल हाउसेस, ये कलेक्शन होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कलेक्शन, है ना। ओके, फिर सेट क्या होता है ना। सेट होता है क्या कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर एक कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेके कलेक्शन बनता है तो उसको हम बोलते हैं सेट। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं, है ना। वेल डिफाइंड मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट होता है एंड कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल, कहाँ गया कहाँ गया। सर ये न्यू कॉमर लोग का है क्या? यस, मैंने जिनको जो मतलब जो कम्प्लीटली नहीं समझे हैं, जो लोगों को डाउट कुछ कुछ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए है, ठीक है। जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स, रिमेडियल क्लास। ओके, तो हाँ। ये ओके सर। ओके ओके, देखो ये एक्सरसाइज 1.1 का ये जो सेकंड बिट, देखो सेकंड बिट, है ना। सेकंड, ये सबके सब एक एक कलेक्शन दे रखे हैं, ये सारे के सारे बीट में एक एक कलेक्शन दे रखे हैं। और सवाल पूछा है इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है एंड कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, मतलब जस्ट सिंपल कलेक्शन नहीं है ना, तो पूछा है। तो आपको देखना है कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेके बना है एंड कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेके नहीं बना है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 1 का बी 2 देखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एक कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये कलेक्शन इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को लेके बना है ना। ओके, बट ये जो मोस्ट, तो ये कलेक्शन का ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब कौन से चीज़ों को लेके कलेक्शन बना है ना, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को लेके बना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोस्ट टैलेंटेड, है ना, राइटर, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि देखो इसका ये जो डेफिनेशन, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन दे रखा है कि वो ऑब्जेक्ट मोस्ट टैलेंटेड राइटर होना चाहिए इंडिया का, ये है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन मैथमेटिकली अप्रूव्ड नहीं है ना। ये डेफिनेशन किसी का इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। दिस इज़ प्योरली सब्जेक्टिव। ये कोई ये कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप और मुझे ये कलेक्शन बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है ना। सपोज आप में से कोई ये कलेक्शन बनाओगे, एक मिनट, ठीक है। सपोज आपके लिए प्रेमचंद इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में से एक है, ठीक है ना। सपोज आपके लिए प्रेमचंद इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में से एक है, तो आपके कलेक्शन में प्रेमचंद रहेंगे, क्योंकि प्रेमचंद आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर में से एक है, तो आपके 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर में प्रेमचंद रहेंगे। लेकिन सपोज प्रेमचंद, मुझे प्रेमचंद का राइटिंग इतना अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। मुझे सपोज रविन्द्रनाथ टैगोर को रखना है, प्रेमचंद को नहीं रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर मुझे पसंद है, लेकिन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पसंद नहीं है। इसका मतलब कौन सा राइटर इस कलेक्शन में जाएगा एंड कौन सा राइटर इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक पर्सन के लिए प्रेमचंद में भी इस कलेक्शन को बिलोंग करेंगे, मैं भी दूसरे पर्सन के लिए प्रेमचंद इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्यों हमें पता नहीं चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। इसी वजह से, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट को जो डिफाइन किया गया है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है, इसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में से काउंट नहीं करेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है एक पर्सन का इमोशन, फीलिंग वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ए सेट। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे गारंटी के साथ, अगर मैं बोल सकता हूँ, है ना, 100% गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा एंड ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, तो जाके वो एक सेट होगा। लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन है, एक पर्सन के लिए वो बिलोंग करेगा, दूसरे पर्सन के लिए बिलोंग नहीं करेगा, मतलब अगर कन्फ्यूजन है देन दैट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जैसे कि बीट 3 देख सकते हो, ए टीम ऑफ
11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट, क्योंकि ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है ना, ये वर्ल्ड लगा है बेस्ट, ठीक है ना। अभी कौन सा क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड के मतलब बेस्ट में जाता है ना, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मेरे लिए सचिन तेंदुलकर इसमें जाए, हो सकता है आपके लिए सचिन तेंदुलकर इस टीम में ना जाए, है ना। हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर को पसंद ना करते हो तो आप में के लिए नहीं जाएगा, मेरे लिए जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा एंड कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते, है ना, मतलब कन्फ्यूजन है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, समझ में आ रहा है? तो हेलो, यस सर। सर ओके ओके, तो समझ सकते हो कि दीज टू आर नॉट योर सेट्स। ओके, अब देखते हैं बीट 4, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, येस दिस इज ए सेट। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये मैथमेटिकली डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? देखो, उसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, आपकी क्लास मतलब आपकी क्लास 11th क्लास है, तो आपके 11th क्लास के जितने बॉयज़ हैं उन्हीं को लेके ये कलेक्शन बना है, ठीक है ना। अभी देखो, अगर आपके क्लास में गर्ल है तो किसी को भी पूछा जाए क्या वो गर्ल इस कलेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। हर एक के लिए वो गर्ल उस कलेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई एक बॉय है, हर एक के लिए वो बॉय उस कलेक्शन में जाएगा। मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब बोलेंगे कि हाँ ये कलेक्शन में जाएगा, ये कलेक्शन में नहीं जाएगा। नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द एलिमेंट्स। तो यस दिस इज ए सेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। 5 भी उसी तरह सेट है, क्योंकि वो दे रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100। 100 से छोटे जितने सारे नेचुरल नंबर उन्हीं को लेके कलेक्शन बना हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ क्या 2 इस कलेक्शन में जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा, क्योंकि 2 इज़ लेस दैन 100। दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि बोलेगा नहीं जाएगा, है ना, सबके लिए जाएगा। और अगर मैं बोलूँगा 101 क्या इस कलेक्शन में जाएगा, तो 101 इस कलेक्शन में नहीं जाएगा। नो कन्फ्यूजन, हर एक के लिए 101 इस कलेक्शन में नहीं जाएगा। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ओके, ये वाला भी आई, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, येस दिस इज ए सेट, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ प्योरली डिफाइंड है, परफेक्टली डिफाइंड है। कैसे? देखो बेटे, वेल डिफाइंड है, क्योंकि वो इस एक कलेक्शन कैसे बना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को लेकर कलेक्शन बना है ना, राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, है ना, जितने सारे नॉवेल लिखे हैं उनको लेके कलेक्शन बना है। अभी सपोज जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, गोदान वॉज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो अगर बोला जाए क्या गोदान इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हर कोई बोले गोदान करेगा, क्योंकि भाई वेल डिफाइंड है। यस, गोदान प्रेमचंद की तरह रिटन है। अगर मैं बोलूँ क्या 2 स्टेट्स, जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखा गया नॉवेल है, क्या 2 स्टेट्स कलेक्शन को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो मतलब हम गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं कौन करेगा कि एंड कौन नहीं करेगा। दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो ए सेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो, समझ रहे हो? तो हेलो सर, सर आपका स्क्रीन गया। कौन ये कर रहा है, शेयर कौन कर रहा है स्क्रीन को? ओके, अब दिखाई दे रहा है? ओके यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम डिस्कस किए क्या, सेट का डेफिनेशन, है ना। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है कि आप अगर बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, अगर 100% गारंटी के साथ हर एक इंसान के लिए वो सेम है, तो हम बोलेंगे येस दिस इज ए कलेक्शन। लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो ये कलेक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, अब आते हैं, आगे चलते हैं। सेट का डिनोशन, है ना। देखो बेटे क्या होता है कि हाँ, ये देखो पहला पॉइंट, सबको स्क्रीन दिख रहा है बेटे अच्छे से क्लियरली? ओके, तो देखो पहला देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स
एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स, है ना। देखो एक अब तो सेट समझ गए, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं अभी कलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, अब हम सेट पे आते हैं ना, क्योंकि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को लेके बना हुआ है दैट दोज कलेक्शंस आर कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। तभी सेट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अभी कलेक्शन को छोड़ देते हैं ना। ओके, तो सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन चीज़ों को लेके वो सेट बना हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर मेंबर्स ऑफ दैट सेट बोलते हैं, ना। ये तीनों टर्म में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो कि ये मतलब सपोज जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ ऑल द भावेल्स, है ना। मैं एक कलेक्शन लिख रहा हूँ मैं सपोज एक कलेक्शन लिख रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल दी भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सारे भावेल्स को लेके कलेक्शन बना है। क्या ये कलेक्शन सेट है? ऑब्वियसली सेट है, क्योंकि हम बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है एंड कौन सा नहीं कर रहा है। क्या भी इस कलेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा, सब पता है। क्या ई जाएगा? हाँ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, है ना। ओके, तो ये दिस इज सेट। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया एक कलेक्शन जिसको हम सेट बोल रहे हैं ना। ओके, इसमें ये जो ए ई आई ओ यू ये सब क्या है, इस सेट का ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये सब उस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, मेंबर या फिर एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा होगा? ओके, नेक्स्ट आते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे आप अगर वीडियो देख लोगे तो पूरा ये कंसेप्ट क्लियरली समझ आ जाएगा, मैं सब समझाऊँ वो अच्छी तरह से। देखो, जैसे कि घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसका आप एक नाम रखते हो कि नहीं, है ना। क्यों नाम रखते हैं ना? एक इंसान का नाम क्यों रखा जाता है? ताकि हम उसको रेफ़र कर सकें, है ना, उसको का आइडेंटिटी दे सके। जब भी उसको मतलब उसके बारे में चर्चा करें तो उसका नाम के थ्रू हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह एक सेट आपने क्रिएट कर दिए हो, है ना। ये जैसे ये सेट मैं क्रिएट कर दिया हूँ, जिसका ऑब्जेक्ट मुझे मालूम है ए ई आई ओ यू। लेकिन बार बार अगर मुझे इस सेट को रेफ़र करना पड़े तो क्या मैं बार बार लिखूंगा ए ई आई ओ यू विद इन कर्ली ब्रेसेस? बार बार लिखूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा, उसके लिए उसको डिनोट कर दूंगा, उसके लिए एक नेम रख दूंगा, है ना। तो देखो, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। आप ए बी सी डी कैपिटल लेटर जो भी यूज़ करो, कैपिटल लेटर ई एफ जी एच, जो भी जितने सारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर है वो सब यूज़ कर सकते हो नेम के लिए। जैसे कि दिस सेट ए इज इक्वल टू, तो मैं इसको कैसे रेफर करूँगा कि द नेम ऑफ दिस सेट इज ए, राइट। सो मैं लिखूँगा सेट ए। क्या लिखूँगा? बार बार सेट ए, या फिर खाली ए भी कहीं पर लिखा है, इसका मतलब दैट इज सेट ए, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड बिट जो है वो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड बिट तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी एक छोटा सा रूल है। क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर वो ये बोल रहा है कि अगर आप कोई सेट के अंदर एलिमेंट्स रख रहे हो और सपोज वो इंग्लिश के लेटर रख रहे हो, जैसे ये एक मैं रखा था ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो ये मैं कलेक्शन बनाया जिसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, इंग्लिश के एक एक लेटर है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक एक लेटर है। तो मोस्ट प्रिफरेबली, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी प्रिफरेबली आपको क्या करना है, हमेशा स्मॉल लेटर को एलिमेंट की तरह रखो, है ना। स्मॉल लेटर प्रेफरेबली, ऐसा मत रखो प्रेफरेबली। लेकिन बहुत सारे जगह पर हम कैपिटल लेटर भी रखेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। लेकिन कोशिश करना चाहिए हमेशा स्मॉल लेटर रखने के लिए, ठीक है। और कैपिटल लेटर सेट का नेमिंग के लिए हम यूज़ करेंगे या फिर डिनोशन के लिए यूज़ करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आते हैं बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू के ऊपर, है ना। देखो बेटे, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो कलेक्शन हम बनाए हैं, ये कलेक्शन हम बनाया है ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दी भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितने सारे भावेल्स हैं उनको लेके कलेक्शन बना हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्ट्स है ए ई आई ओ यू, है ना। तो हम बोलेंगे कि ई, सपोज इनमें से एक मेंबर है ई, ई इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट है, राइट, बिकॉज ई
इस कलेक्शन का एक मेंबर है या फिर एलिमेंट है या फिर और क्या बोलते हो, एलिमेंट्स मेंबर या फिर एलिमेंट्स मेंबर या फिर एलिमेंट्स मेंबर या फिर और क्या भाई, ऑब्जेक्ट्स। Objects. ऑब्जेक्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि आप देखते हो कि ई इस कलेक्शन का एक एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, जो भी आप बोल रहे हो, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ई बिलोंग्स टू सेट ए। ई सेट ए को बिलोंग करता है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना, दिस सूटकेस दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब ये पेन मेरा है ना, ये पेन मेरा है। एंड दिस पेन डज नॉट बिलोंग टू मी, मतलब ये पेन मेरा नहीं है। उसी तरह ई बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ई सेट ए का एलिमेंट है। तो हम सिम्बॉलिकली उसको कैसे लिखते हैं, सिम्बॉलिकली ई ये होता है मतलब सॉरी ऐसे हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। ये होता है ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर एप्साइलन, ठीक है ना। ये ग्रीक लेटर एप्साइलन है, ये ग्रीक लेटर है एप्साइलन, उसको पढ़ते हैं एप्साइलन ग्रीक में, एप्साइलन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ई बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल अगर यूज़ किया गया, इसका मतलब ई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, आई ओ बिलोंग्स टू ए, but you see that B does not belongs to this set, right? B does not belong to this set. Why? B is not a vowel. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्रॉस दे देंगे, है ना, इस सिंबल के ऊपर एक क्रॉस दे देंगे और लिखेंगे B does not belong to set A. I hope you got my point completely. कि B सेट को बिलोंग नहीं करे, आप एक क्रॉस देंगे। Got my point? हेलो, Yes, sir. बाकी अरे समझ रहे हो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इजी है, पहला अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रोस्टर और टैबुलर मेथड। देखो रोस्टर और टैबुलर मेथड क्या होता है कि रोस्टर मेथड पहले देखो, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं, है ना। जैसे सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे अगर ये सेट का एलिमेंट पता करना है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना। मुझे मतलब इसको पहले देखना पड़ रहा है, फिर प्रोसेस करना पड़ रहा है दिमाग में कि इंग्लिश के भावल क्या क्या हैं, वो सब इसके एलिमेंट है, भावल जो नहीं है वो सब इसके एलिमेंट नहीं है। बस दिमाग में थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना। लेकिन अगर मैं इसको किसी तरह क्लियरली रिप्रेजेंट कर दूँ तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। देखो बेटे, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, पहले दो कॉर्ली ब्रेसेस रहेंगे, है ना। स्टार्टिंग कॉर्ली ब्रेसेस ये होता है, एंडिंग कॉर्ली ब्रेसेस ये होता है। उसके अंदर ये सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिख देंगे, ए ई आई ओ यू, बस काम खत्म। अब ये सेट का रिप्रेजेंटेशन को इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड का रोस्टर मेथड रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या फिर इसको समझ में आ रहा है ना, रोस्टर मेथड रिप्रेजेंटेशन या फिर लिस्टिंग मेथड रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके रखते हैं एंड फाइनली सबको कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। दैट इज़ योर रोस्टर मेथड। अब आते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड, कि सेट बिल्डर मेथड होता है क्या, देखो सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, है ना। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं कि फाइंड द यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी shared by, find the unique common property shared by all the elements of
सेट ए। अब जो सेट को आप लिख रहे हो उसी सेट का, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको क्या करना है, जो सेट का आप सेट बिल्डर में लिखना चाहते हो वो सेट में जो जो एलिमेंट है सबका एक यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है। देखो यहाँ पर दो दो वर्ड यूज किया गया है कि यूनिक, दूसरा है कॉमन। उनका यूनिक, कॉमन और प्रॉपर्टी, ये तीनों का मतलब क्या होता है। देखो पहले प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, है ना, या फिर मतलब उसका नेचर, है ना। जैसे कि सपोज में ये जो कलेक्शन है मेरा, है ना, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो, ये जो कलेक्शन अभी बनाया हूँ सेट ए, इसके जो जो एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये सब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, ये पहला प्रॉपर्टी है ना, ये सब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ये सब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये सब भावेल हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। बेटे समझ में आ रहा है, ये सब उनका प्रॉपर्टी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है ना। ओके, मतलब इनका नेचर है ना, कि ये सब भावेल है या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है वगैरह वगैरह। दूसरा आते हैं कॉमन मतलब क्या है, मतलब वो सेट के जितने सारे एलिमेंट सबका वो प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए, सबका वो प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू सबका कॉमन प्रॉपर्टी है, सबके सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर है या फिर सबके सब भावेल है, ये सबका कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये सबका मतलब सारे ए, ई, आई, ओ, यू सब मिलके वो प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, सब वही कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। फिर आते हैं यूनिक। हाँ, यूनिक क्या है, देखिए यूनिक का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी वैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ जो सेट के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, जैसे कि हम सेट ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के ही एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी पोजेस करना चाहिए, या फिर सेट ए के ही वो सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना चाहिए। सेट ए के बाहर वाले कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉपर्टी को हम यूनिक नहीं कहेंगे। यूनिक का मतलब होता है, मतलब पहले तो हमने देख दिया कि ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है। फिर कॉमन मतलब सबका वो कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। यूनिक का मतलब है वो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट ही वो प्रॉपर्टी शेयर करते हो, बाहर वाले एलिमेंट उस प्रॉपर्टी शेयर ना करते हो। जैसे कि देम बीइंग भावेल्स, उनका भावेल होना ये है इनका यूनिक प्रॉपर्टी, इनका यूनिक प्रॉपर्टी क्यों, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स ही इस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करते हैं, ये सब है भावेल। सेट ए के बाहर वाले कोई भी एलिमेंट इसके प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ उनका अल्फ़ाबेट होना, है ना, सॉरी उनका लेटर होना, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना, क्या यूनिक होता है? नो, दिस इज़ नॉट यूनिक। उनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होना यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि देखो बी भी उसमें आ जाएगा ना, बिकॉज बी इज ऑल्सो लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन बी कहाँ है? इस सेट का बी तो एलिमेंट नहीं है, इस सेट में तो बी नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपको ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना है जो कि यूनिक हो एंड कॉमन हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं देखो, सेट बिल्डर मेथड में पहला में आप ऐसे यहाँ पर x सच दैट या फिर y सच दैट या फिर z सच दैट, आपका मर्जी, आप y सच दैट भी लिख सकते हो, z सच दैट भी लिख सकते हो, u सच दैट भी लिख सकते हो, आप जो आपका मर्जी, बस स्मॉल लेटर लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉल लेटर। तो a इज इक्वल टू स्मॉल x सच दैट, ठीक है, a इज इक्वल टू स्मॉल x सच दैट x इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया मेरा इस सेट का सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब देखो ये पहला जो x सच दैट लिखा है, ये x क्या होता है? दिस x इज एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट को ये x रिप्रेजेंट करता है। हमारा ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, तो ये x
इनमें से कोई भी हो सकता है, ये एक्स ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई ओ यू, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एक्स। फिर आप यहाँ पर कॉलन देते हो, कॉलन को पढ़ते हैं सच दैट। कॉलन के बाद शुरू क्या होता है, ये जो चीज़ लिखा है ये क्या है, प्रॉपर्टी, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। एक्स मतलब ये सेट का एनी रैंडम एलिमेंट, उसका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखा है, क्या लिखा है, एक्स इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी। तो किसी किसी बुक में आप देख सकते हो लिखा होगा कैपिटल पी ब्रैकेट में एक्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो और कुछ नहीं, पी फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखा है और कुछ नहीं, है ना। वो जो सेट ए का जो रैंडम एलिमेंट एक्स हम लिए हैं उसका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी उसके बाद लिखते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट फाइनली। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके ओके, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ और एक सेट लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, नहीं और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं, जैसे कि मैं एक मिनट, हाँ, तो उसमें सेट लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो अब ये सेट का एलिमेंट ये सारे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो इनको हमने रोस्टर में लिख रखे हैं, मतलब विद इन कॉर्ली ब्रेसेस कॉमा के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके रखे हैं ना, ये सब इस सेट का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको अगर हम मतलब अगर इसको हम सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, आप एक्स सच दैट, वाई सच दैट, जेड सच दैट, जो भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ एक्स सच दैट, हियर एक्स सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये -3 हो सकता है, -2 के बारे में भी बोल रहा है, -1 के बारे में भी ये बोल रहा है, ये एक्स 0 के बारे में भी बोल रहा है, 1 2 3 4 सब के बारे में एक्स बोल रहा है, उनका कहानी बोल रहा है, उनका स्टोरी बोल रहा है, उनका प्रॉपर्टी बोल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, जैसे कि आप देख सकते हो पहला बात है ये सब के सब इंटीजर है, आप पहले देख सकते हो ये सब के सब इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, लेकिन ये तो खाली इंटीजर बोल देने से गलत हो जाएगा, यहाँ तक अगर बोल के आप एंड कर दे तो ब्रैकेट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इंटीजर तो उस हिसाब से -4 भी है, क्या -4 इस सेट को बिलोंग करता है क्या, अरे खाली इंटीजर अगर लिख दे तो एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर तो उस हिसाब से -4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 7 100 भी इंटीजर है, लेकिन वो सब तो सेट एक एलिमेंट नहीं है, तो आपको यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा कि एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर आप चाहो देखो इंटीजर सेट को हम जेड लिखते हैं, इंटीजर सेट को जेड लिखते हैं, जिसमें एलिमेंट सारे इंटीजर रहते हैं, 0 +or -1 +or -2 +or -3 डॉट 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 डॉट, इसमें सारे इंटीजर्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, मतलब x एक इंटीजर है, कॉमा उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखोगे, खाली इंटीजर लिखने से गलत है ना। उसके बाद आप देखो कि ये इंटीजर मतलब x जो इंटीजर है वो -3 से लेके 4 तक है, तो आप लिखो -3 लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन और इक्वल टू 4। तो अब ये मेरा ये सेट बिल्डर मेथड कंप्लीट हो गया। तो ये जो दो प्रॉपर्टी लिखा है, ये दो प्रॉपर्टी मिलके है ना यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी बनते हैं। क्या बनते हैं, यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। देखो यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि सबका सब इंटीजर है, सबका सब इंटीजर है। दूसरा यूनिक क्यों है भाई, देखो इंटीजर है लेकिन -3 से 4 तक है ना, ये यूनिक है। अगर कोई आपको बोले क्या -4 इस कलेक्शन को जाता है, तो आप बोलोगे देखना भाई देख, तू देख क्या लिखा है, क्या मैं लिखा हूँ, x शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो -3 या फिर -3 से बड़े हो सकते हैं, 4 या फिर 4 से छोटे हो सकते हैं। तू तो जो नंबर बोल रहा हो -4 जो बोल रहा है वो तो -3 से छोटा है, वो तो इस कलेक्शन में नहीं जाएगा, वो तो इस सेट का पार्ट नहीं है ना। तो ये हो जाता है यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -4 लेस दैन x लेस दैन 5 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वो भी सेम बात है, क्योंकि -4 से बड़ा तो नेक्स्ट वाला इंटीजर -3 ही है ना।
और 5 से छोटा नेक्स्ट वाला इंटीजर 5 का पहला वाला इंटीजर तो 4 ही है ना, तो ये -3 से 4 तक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो -4 <x <5। ये दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो ये गया सेट Yes, बिल्डर। sir. यस, तो ये गया सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा बस इक्का दुक्का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, जो कि आप खुद लिखोगे देख के। जैसे कि सपोज ये आता है a इज इक्वल टू, है ना, सपोज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये एक सेट दे रखा है और इसको बोला है कि इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो देखो पहले a इज इक्वल टू, पहला वही बात, x सच दैट, y सच दैट, z सच दैट, जो भी लिखो। x यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 सबके बारे में बात कर रहा है, सबके बारे में वो बोल रहा है। तो अभी x का प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो पहले x इज इक्वल टू, दिख कैसे रहा है ये, सम नेचुरल नंबर n बाई n प्लस 1। आप देख सकते हो एक नेचुरल नंबर n डिवाइड बाई दैट प्लस 1, है ना, आप देख सकते हो वैसा लिखा है ना, आप देख सकते हो। तो अब लिखेंगे n अपॉन n। एक सेकेंड गाइस, हेलो, ओके, क्लास चलजिबा, हाँ क्लास हईले, हाँ हाँ क्लास हईले जीपरा। ओके, ठीक है। तो आप उसके बाद आपको देखना है कि ये एलिमेंट्स देखते कैसे हैं, n अपॉन n प्लस 1 तरह दिखते हैं ना, सम नंबर डिवाइड बाई दैट नंबर प्लस 1। तो जो न्यूमरेटर वाला नंबर है, जो n हम लिखे हैं, वो क्या है, नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, है ना, मतलब ये सब नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है कहानी, उस हिसाब से तो 7/8 भी इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या 7/8 इसका एलिमेंट है क्या, इसका एलिमेंट नहीं है, तो हमें उसका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला जो n है, जो कि नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4। बाकी डिनोमिनेटर तो पता चल जा रहा है, उसमें 1 ऐड कर देना और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं लिखना है आपको, गधों की तरह ये नहीं लिखना है कि n प्लस 1 क्या वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, ये नहीं लिखना है, दिस इज अननेसेसरी। क्योंकि भाई x का वैल्यू 1 से 4 तक है, तो n प्लस 1 किसी को पता नहीं है, n प्लस 1 2 से लेके 5 तक होगा, सबको पता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको बस ये लिखना है कि n कहाँ से कहाँ तक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये हो जाता है इसका सेट बिल्डर मेथड। गॉट माई पॉइंट, हेलो। किसी किसी बुक में डायरेक्टली भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में डायरेक्टली भी लिखा आता है। यहाँ पर x सच दैट ना लिख के डायरेक्टली भी लिख दिया जाता है n/n+1 such that n/n+1 such that n belongs to capital N and 1 less than or equal to n less than or equal to 4। ये भी किसी किसी बुक में लिखा जाता है, मतलब इसको बाईपास करके, मतलब x सच दैट ना लिख के बाईपास करके डायरेक्टली वो एलिमेंट दिख रहा है n/n+1 के तरह, तो आपको लिखना है n/n+1 सच दैट ये n क्या है, n इज इंटीजर एंड इट इज़ फ्रॉम 1 to 4। ये भी आपको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाँ, एक है कि सेट में आप किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते एक से ज़्यादा बार। मतलब जैसे कि सपोज एक सेट में लिख रहा हूँ 1 2 2 3 4, ये सेट में 2 मैंने 2 बार लिखा हूँ, लेकिन ये सेट में 2 एक ही बार है ना, कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द सेट। हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, उसको बस एक ही बार, जैसे कि 2 को आप एक ही बार लिखो। यू गॉट माई पॉइंट आई थिंक। तो सपोज आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूल जो वर्ड है SCHOOL, ये स्कूल वर्ड का सारे लेटर को लेके सेट बनाओ, है ना। तो सपोज आप सेट का नेमिंग करो ABC, जो आपका मर्जी है, उसके अंदर आप ये स्कूल के जो वर्ड है, जिसमें जितने सारे लेटर है उनको लेके ये सेट बना रहे हो। तो सारे लेटर लिखना पड़ेगा आपको SCHO, लेकिन देखो वो 2 बार है, हमें तो बस एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किया था है। फिर उसके बाद L। तो दीज आर दी लेटर्स, दीज आर SCHOL, दीज आर दी लेटर्स
है ना, which constitute the word school। अब ये वर्ड में कौन सा लेटर कितने बार है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या पूछा था कि स्कूल जो लेटर को लेके जो वर्ड बना है वो सारे लेटर का सेट बनाओ, यही तो लेटर को लेके बना है, SCHOL, है ना। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, हाँ, ये वाला देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर ये सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, एक बात ध्यान देखो बेटा, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर सेम चीज़ होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर दे आर सेम चीज़, सेम थिंग्स, है नेचुरल नंबर्स। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो इज न्यूट्रल, जीरो न्यूट्रल होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो ध्यान दो, है ना। 1 से लेके आगे इस सब नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, फिर लिखा है, ये देखो एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, देखो कि एग्जाम्पल 2 एक सेट है जिसमें एलिमेंट x जो है दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस दैन 4। तो इसको हमें रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में कैसे लिखना है, हमें प्रॉपर्टी दे रखा है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करके हमें उस वाला एलिमेंट्स ढूंढना है। वो एलिमेंट्स सारे कौन कौन है उन्हें हमें ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट दोज एलिमेंट्स व्हिच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि पहला तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा, उस नंबर का जो स्क्वायर है, उस नंबर का जो स्क्वायर है दैट हैज़ टू बी लेस दैन 40, उसका स्क्वायर 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो बेटे, पहले शुरू करते हैं 1 से। 1 का स्क्वायर, 1 एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है एंड उसका स्क्वायर 40 से छोटा है। 2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर भी 40 से छोटा है। 3 भी वही है। 4 5 6 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है। तो ये हो गया। लेकिन क्या 7 इसमें जाएगा? 7 पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 7 क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना। 7 का स्क्वायर 40 से ज़्यादा हो रहा है, 49 हो जा रहा है, तो 7 इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ओके ओके, ये एक देख सकते हो, ये वाला जिसमें उसने बोला है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। ये जो इक्वेशन दे रखा है x² + x - 2 = 0, इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि आप देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे, है ना। सॉल्यूशन के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हो सकता है दोनों सॉल्यूशन रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है दोनों सॉल्यूशन रियल एंड इक्वल हो सकता है दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी रियल ना हो, है ना। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन जो भी है इक्वेशन है, मतलब सॉल्यूशन तो होगा, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होगा। तो राइट द सॉल्यूशन सेट, है ना। इस इक्वेशन के जितने सारे सॉल्यूशन हैं उनको लेके आपको एक सेट बनाना है। तो पहले तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से आपका सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू 1 या फिर -2 हो सकते हैं। मतलब 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो आपको इन्हीं दो 1 - 1 को लेके एक सेट बनाना है, 1 - 2, ठीक है ना। ऐसे सेट बन गया। तो ये पूछा है जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको रोस्टर में लिख दिए। अगर सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता, वो बोलता कि राइट द सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, अगर ले देता, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उनका उनमें से जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है उनको लेके सेट बनाना है। तो भाई देखो, इसका 2 ही सॉल्यूशन है, 1 - 2, इनमें से पॉजिटिव कौन है? 1, तो 1 को लेके आपको सेट बनाना है। 2 -2 इसमें नहीं जाएगा, जबकि -2 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव है? नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो आराम से। वीडियो अगर देख देना, वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझाया हूँ। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखो ध्यान से बेटे।
एम्प्टी सेट होता है जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो नाम से पता चलता है एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो बोल रहा हूँ, ध्यान दो, नो एलिमेंट इज देयर। इसकी एग्जाम्पल देखो ये वाला बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास एक्स एंड एक्स आई। देखो ये सेट बी बना है हमारा, और कौन से ऑब्जेक्ट को लेके बना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को लेके सेट बी बना है ना, वो हमें मालूम करना है, फिर हमें वो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, कौन कौन ऑब्जेक्ट है उनको लाके सेट में रखना है। देखो ये सेट बी कौन सा ऑब्जेक्ट को लेके बना है कि क्लास 10 एंड क्लास 11 बोथ में पढ़ने वाले बच्चों को लेके बना है ना। चलो वो वाले बच्चे ढूंढते हैं जो कि क्लास 10 क्लास 11 दोनों में पढ़ते हैं, और उनको लाके सेट में रखेंगे, है ना, हमारा सेट कंप्लीट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो कि क्लास 10 11 बोथ में पढ़ता हो। तो ये सेट में आप कोई भी एलिमेंट नहीं रख पाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रख पाओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्लास 10 11 में दोनों में पढ़ता हुआ बच्चा, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये एम्प्टी सेट है, ये क्या है बेटे, एम्प्टी सेट है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, खाली दो कर्ली ब्रेसेस अंदर कुछ नहीं, या फिर ये सिंबल यूज़ करता है जिसको हम पढ़ते हैं फाई, जिसको क्या पढ़ते हैं फाई। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, Yes sir. ओके Yes sir. ओके, तो उसको हम एम्प्टी Yes, sir. सेट पढ़ते हैं, या फिर नॉल सेट पढ़ते हैं, या फिर वॉइड सेट पढ़ते हैं, है ना। ये तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, एम्प्टी नॉल वॉइड कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, मैंने वो वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व किया हूँ, तो आपको उनमें से उन एक्सरसाइज में अगर कोई चीज़ डाउट होगा तो वीडियो भी देख के डाउट क्लियर कर सकते हो, नहीं तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। वीडियो में क्लियर किया हूँ, पूरा अच्छे से खुद कर दिया हूँ, ठीक है। ओके, तो ये गया कि आपको वो सेट कैसे लिखना है, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। ओके, फिर आता है एम्प्टी सेट का सेट बिल्डर मेथड। मैं आपको लिख देता हूँ कि सेट बिल्डर सेट बिल्डर मेथड ऑफ हाई या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर में लिखते कैसे हैं, यूनिवर्सली उसको ऐसा लिखा आता है, फाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सपोज फाई का एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर एक्स represents each and every element of phi। एम्प्टी सेट का each and every element of phi को x represent कर रहा है। उसके बाद हमें x का प्रॉपर्टी दिया है, मतलब phi में जो एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी दिया है, और वो प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, मतलब phi में जो एलिमेंट है x, जो एनी रैंडम एलिमेंट x, वो खुद के साथ इक्वल नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू x। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा आपको जो कि खुद ही के साथ इक्वल ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का नहीं जो कि खुद के साथ इक्वल ना हो, हर ऑब्जेक्ट खुद के साथ इक्वल होता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सच एक्स एग्जिस्ट। तो ये फाई एम्प्टी सेट है ना, तो ये होता है उसका सेट बिल्डर मेथड। ओके, ये देखो सेट ए में एलिमेंट रखा है एक्स सच दैट 1 लेस दैन एक्स लेस दैन 2, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। भाई सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स वो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, एंड वो एक नेचुरल नंबर है। भाई ये तो असंभव बात हो गया, 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर बेटे। पहले मैं बोलता हूँ फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट है ना, an empty set, sorry, the empty set। बेटे दुनिया में कितने एम्प्टी सेट होते हैं, हेलो, अरे दुनिया में कितने एम्प्टी सेट होते हैं, एक ही एम्प्टी सेट होता है भाई, फाई। अरे एम्प्टी सेट, हाँ, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, जिसमें कुछ है ही नहीं, और उसमें तो कुछ है ही नहीं, 10-12 क्या लेके क्या करोगे, कुछ तो है ही नहीं उसके अंदर, है ना। तो एक ही सेट है जो कि एम्प्टी है ना। जैसे कि हम अगर बोले ये एक सेट में अगर कोई एक एलिमेंट रख दें तो वो मतलब वैसा हमें मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हम बना सकते हैं, कुछ एलिमेंट अगर रखते हैं, है ना, कुछ एलिमेंट रख के अगर बनाते हैं। एम्प्टी सेट बना रहे हैं उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 10-12 क्या, एक ही बस एम्प्टी सेट होता है, दैट इज़ फाई, है ना। इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ द एम्प्टी सेट, ठीक है ना। द एम्प्टी सेट
और एनी सेट विथ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मेरा एक सेट एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी सेट है, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट मतलब काउंट करने जैसा नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि 1 लाख एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 करोड़ एलिमेंट है, मतलब काउंट कर सकते हो, है ना, आप काउंट कर सकते हो। इफ़ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर आप एक सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, देन दैट इज़ ए फाइनाइट सेट। अब बोलोगे सर एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं क्या? हाँ गिन सकते हैं ना भाई, अरे गिन सकते हैं ना। एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है भाई, मैं गिन के बोल रहा हूँ ना आपको, एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो गिन पा रहा हूँ ना। यस, दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, क्योंकि आप गिन पा रहे हो। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0, नहीं गिन पाते तो नहीं बोल पाते, अब तो नहीं बोल पाते नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो बोल पा रहे हो। दैट इज व्हाई एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। एंड एनी सेट with a definite number of element, that is also a finite set. I hope you got my point. Okay. Yes, sir. Okay. फिर आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखो बेटा, फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट है ना। सपोज एक सेट में लिख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ A B C D, है ना, तो ये सेट में आप देख सकते हो 4 एलिमेंट है, एंड दिस इज ऑब्वियसली ए फाइनाइट सेट। व्हाई? बिकॉज यू कैन काउंट दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स इन इट, यू कैन काउंट दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स इन इट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4। एन ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो आप दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, सपोज एन ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 में कितने एलिमेंट है? 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। ओके, 5 का मॉड एक ही बात है ना, 0। 5 का मॉड या फिर एन ऑफ 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 which is equal to 0. Got my point? हेलो, ओके, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जिनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं इनफाइनाइट सेट के ऊपर, है ना। ओके भाई, इनफाइनाइट सेट तो मेरे हिसाब से तो अगर फाइनाइट पढ़ा दिया गया तो इनफाइनाइट नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे कुछ समझ आना चाहिए। इनफाइनाइट सेट मतलब जो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होता है, मतलब काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे आसमान में तारे, है ना। एक्चुअली ये मतलब ये एक साइंटिफिकली एक्यूरेट टर्म नहीं है। हम बोलते हैं ना आसमान में इनफाइनाइट काउंटलेस नंबर ऑफ स्टार्स है, बट दैट इज साइंटिफिकली नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ऑब्वियसली आसमान में मतलब स्टार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर है उनका। ऐसा नहीं कि वो मतलब लिमिटलेस नंबर ऑफ स्टार, ऐसा नहीं है। हम फाइनली अगर हम उस टाइप का टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। हमारे गैलेक्सी में कितना स्टार है ऑलमोस्ट काउंट किया गया है, लेकिन हम टोटल यूनिवर्स में स्टार काउंट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट वहाँ पर लगाना गलत है। लेकिन हाँ, इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस, है ना, जिसका कोई एंड नहीं है। तो जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। व्हाई? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो आप ये सेट में कितने एलिमेंट है किन काउंट करके बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, है ना। तो इस सेट को हम जेड लिखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, जेड इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं मतलब रोस्टर फॉर्म में 0 +or -1 +or -2 +or -3 डॉट 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 डॉट। ये बेटे डॉट 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 का मतलब होता है इसी पैटर्न को फॉलो करके आगे आपको लिखना है, +or -4 +or -5 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। कोई आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट 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 डॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में से आपको जो पसंद है
जैसे भी आप सेट ऑफ इंटीजर को लिख सकते हो, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। वैसे बहुत सारे आप लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर ये भी इनफाइनाइट सेट है ना, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 डॉट इसी पैटर्न में आपको आगे आगे जाना है, ठीक है, ओके, ये क्या, ठीक है। दूसरा बात आता है, हाँ हमने जो लिखे ना एन ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट ए, या फिर नंबर ऑफ सिंपल प्लेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो याद रखो इनफाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ, all infinite sets cannot be written in roster form। देखो बेटे, दुनिया के सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। बता एग्जाम्पल अभी दूंगा। हाँ, सेट बिल्डर में लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर में हर सेट को लिखा जाता है, याद रखो, दुनिया का हर कोई सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखा जाता है। लेकिन कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं, है ना, जिनको हम रोस्टर में नहीं लिख पाते। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे आसान सा एग्जाम्पल है सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल आर उसको लिखा जाता है, कैपिटल आर जो कि होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल आर उसका नाम है ना। कोई मुझे इसको रोस्टर में लिख के दिखा सकता है, इसको कोई रोस्टर में लिख के दिखा सकता है? भाई कहाँ से शुरू करोगे उसका नेक्स्ट वाले रोस्टर में क्या करते हो आप, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हो, अगर इनफाइनाइट है डॉट डॉट दे के छोड़ते हो, है ना। लेकिन डॉट डॉट तभी तो दोगे ना अगर एक पैटर्न होगा, पैटर्न के हिसाब से डॉट डॉट दिया था ना, कि वही पैटर्न के हिसाब से फॉलो करते हो। जैसे कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आपको यही पैटर्न में आगे आगे जाना है, मतलब 3 में 1 ऐड कर दो, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जा रहा है, आपको मालूम चल रहा है। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स कहाँ से शुरू करोगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट रियल नंबर, मालूम नहीं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि सपोज सर मैं 0 से शुरू करता हूँ और मैं 0 के पहले डॉट डॉट दे देता हूँ, है ना, डॉट डॉट देता हूँ, मतलब 0 के पहले जितने सारे मतलब रियल नंबर है। और उसके बाद क्या लिखोगे, 0 के नेक्स्ट नेचुरल रियल नंबर क्या है, 0 के नेक्स्ट रियल नंबर क्या है, इज इट 0.1, is it 0.01, is it 0.001, is it 0.0000001, is it 0 point infinite number of zeros, उसके बाद 1, अब काउंट आप इमेजिन कर सकते हो, देयर इज नो रियल नंबर नेक्स्ट टू 0, दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका नेक्स्ट रियल नंबर क्या लिखोगे और पैटर्न क्या होगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते रोस्टर में, सिंपली हम इसको रोस्टर में नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे जब हम पढ़ेंगे इंटरवल, तब मैं समझाऊंगा, ठीक है, ओके। उसी तरह अगर मैं और एक सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, भाई देखो 1 से बड़ा एंड 3 से छोटा रियल नंबर को लेके एक सेट बनाया गया है। अब क्या इसको हम रोस्टर में लिख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट राइट इन रोस्टर में। पाए बिकॉज 1 से बड़ा 3 से छोटा तो इनफाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है। तो लिखना शुरू कहाँ से करोगे, कहाँ से लिखना शुरू करोगे और डॉट दोगे, कहाँ से लिखना शुरू करोगे? 1 का नेक्स्ट रियल नंबर तुम्हें पता नहीं है, इज इट 1.1, नो, इज इट 1.01, नो, इज इट 1.001, नो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसको हम सेट रोस्टर में नहीं लिख सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है, ओके। ये सारे एग्जाम्पल उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हूँ, सारे एग्जाम्पल्स वीडियो में विथ एग्जाम्पल्स एंड मतलब एक्सरसाइज डिस्कस किया हूँ। आपको कौन कौन देखना है, अभी देखते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब सब के सब नए हो तो या फिर कुछ ऐसे हो जो कि आधे से आए थे? सर मैं आधे से आया था। और कौन कंप्लीटली न्यू? सर मैं भी आधे। ओके, कंप्लीटली न्यू कौन है? कंप्लीटली न्यू कोई नहीं आए हो?
समय ओके, आपको समझ में आ रहा है सर? हेलो, कंप्लीटली Yes, sir. समझ में? ओके, ठीक है। देखो देखो चीज़ क्या है कि आपको पहले तो आपका जब सेक्शन बनेगा तो आपका फॉर्मली शुरू होगा, लेकिन रिमेडियल क्लास में क्या कराया जा रहा है आपको अभी अप टू स्पीड लाया जा रहा है। वो जहाँ तक गए हैं आपको ऑलमोस्ट वहाँ तक कोशिश किया जा रहा है लाने के लिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके, है ना। बस उसके लिए आपके मदद के लिए मैंने वीडियो दे रखा हूँ, है ना। और वो वीडियो में ही मेरा ही लेक्चर वीडियो, आप उस वीडियो को देख के आराम से पूरा बिंदास अपने घर में पूरा सोफे में या फिर चेयर आपके घर में जो भी है उसको उसमें रिक्लाइन करके मोबाइल देख के आराम से देख के पूरा कम्प्लीटली भी समझ सकते हो। वीडियो 20 मिनट्स लॉन्ग वीडियो है, तो आपको कंप्लीट थ्योरी विथ एग्जाम्पल्स विथ एक्सरसाइज एवरीथिंग, ठीक है ना। रिमेडियल क्लास में आपको बस कोई चीज़ स्किप नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, ओके यस सर। ओके Yes, sir. ओके। फिर आते हैं इक्विवेलेंट सेट। देखो बेटे, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट अलग अलग चीज़ होते हैं ना, याद रखो। इक्विवेलेंट सेट एक अलग चीज़ है, इक्वल सेट एक अलग चीज़ है, बात दोनों में डिस्कस करेंगे। बेटे सपोज 2 सेट्स आर देयर ए बी, है ना, 2 फाइनाइट सेट्स आर देयर ए बी। सपोज 2 फाइनाइट सेट है ए बी एंड ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ इक्वल है, मतलब ए बी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम बोलते हैं दे आर इक्विवेलेंट, है ना। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। जैसे कि सपोज एक सेट बना रहा हूँ, इसमें ऐसे एलिमेंट रख रहा हूँ, ये एक सेट बना रहा हूँ, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ दिस, ये एक सेट बना रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ दिस। अब जैसे कि आप देख सकते हो बेटे, ए बी सी थ्री all 3 of them are equivalent to each other. All 3 of them are equivalent to each other. Why is that? Because all 3 of them have equal number of elements. All 3 of them have 3 elements. That is why they are all equivalent to each other. I hope you got my point. They are equivalent to each other, है ना। अगर number of elements same, then equivalent. अब आते हैं इक्वल सेट। देखो बेटे, इक्वल सेट क्या होता है? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट ए बी इक्वल तभी होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे तो उनको हम इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ए में एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, सेट बी में भी एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। अब देखो, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, दैट इज वाई दे आर इक्वल। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। ना तो इसमें 1 2 3 के अलावा और कोई एलिमेंट है, ना तो इसमें 1 2 3 के अलावा और कोई एलिमेंट, तीनों में सेम 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, दे आर इक्वल सेट, ठीक है। ओके, दूसरा बात मैं आपको बता देता हूँ। सपोज सेट सी में लिख रहा हूँ, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 2 3 1 2 3 1। आर ए एंड सी इक्वल और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। यस सर इक्वल। देखो बेटे, सेट में एलिमेंट को कौन से ऑर्डर में लिखे हो ये मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग डजंट मैटर। आप 1 2 3 लिखे हो, 3 2 1 लिखे हो, 2 3 1 लिखे हो, जो भी लिखो एक ही बात है ना, ये सब सेम है, ठीक है ना। तो ये सब इक्वल सेट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। ओके, यस सर। फिर आप देख सकते हो इक्वल सेट का एक एट्रीब्यूट देख सकते हो, ए बी दोनों इक्वल सेट है, इसका एक एट्रीब्यूट है ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में होता है, उसी तरह बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए में होता है ना। ये एक एट्रीब्यूट है, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में। अगर ऐसा हुआ तो ए एंड बी आर इक्वल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, फिर हम दिखेंगे कि दो इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। दो इक्वल सेट्स अगर 2 इक्वल सेट हम अगर ले जाएं, दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जैसे कि देख लो, ये जो 2 सेट हम ए बी लिखे हैं यहाँ पर, ए बी, ये दोनों इक्वल है। अब तरीके, एक मिनट गाइस, ये दोनों इक्वल सेट है ना। ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहा होगा, है ना। दोनों इक्वल है मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट है, मतलब 2 इक्वल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।
टू इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। जैसे कि ये सेट में सी लिख रहा हूँ, सी एक सेट लिख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ ए बी सी, डी एक सेट रख रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। दे आर इक्विवेलेंट क्योंकि दोनों में 3 3 एलिमेंट है। बट आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। ओके, तो आज इतना ही Yes, रखते sir. हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और क्या है बाकी? तो इक्वल अनइक्वल अब यहाँ तक सारे के सारे चीज़ें कर दो। ठीक है, इक्वल अनइक्वल एक्सरसाइज 1.2 तक हो गया। ठीक है, ओके। सबसेट मैंने पढ़ा। अच्छा, सबसेट में, अच्छा ठीक है, हाँ सबसेट पढ़ा दूंगा रेमेडियल में। ठीक है, चलो सबसेट बोल देता हूँ बस 10 मिनट में। तो लास्ट सबसेट ही बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं, हाँ एक बात सुनो। एक्चुअली सबसेट का वीडियो भी है, उसमें सबसेट का वीडियो भी है। ठीक है, ओके। सबसेट में बताता हूँ और शॉर्टली सबसेट बताता हूँ। सबसेट बताने के बाद यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर वीडियो बना के भी मैं छोड़ दूंगा और आप आराम से उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है ना, सबसेट में बोल देता हूँ जल्दी। देखो भाई, मैं 2 सेट ले रहा हूँ। एक सेट ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। बी एक सेट ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, सी एक सेट ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 3 2 2। ठीक है, 1 3 2 5 सपोज 5। ओके, तो सबसेट क्या होता है? देखो बेटे, जरा आप देख लो ए बी के बीच में एक चीज़ देखो कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। आप देख सकते हो सेट ए का 1 बी में है, 2 भी बी में है, 3 बी में है। इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम बोलेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। उसको हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं ए ऐसे बी। ये सिम्बॉलिकली इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या इसका मतलब है? ए इज सबसेट ऑफ बी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, चलो अभी देखते हैं क्या बी ए का सबसेट है। चलो देखते हैं क्या बी ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है? नहीं है। देखो बी का, हाँ ये तो सही है कि बी का 1 2 3 वो ए में है, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 है जो कि ए में नहीं है ना। मतलब बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, दैट इज वाई बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो हम लिखेंगे बी ऐसा सिंबल क्रॉस ए। इसका मतलब बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। वाई इज दैट? बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आते हैं ए एंड सी के बीच में रिलेशन आप देख सकते हो। क्या सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में है, सॉरी सेट सी में है? हाँ है, देख सकते हो। इसका 1 इसमें है ना, 1 है। सेट ए का 1 सी में है, सेट ए का 2 भी सी में है, सेट ए का 3 भी सी में है। सो सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सी में है, दैट इज वाई येस ए इज सबसेट ऑफ सी। बट क्या उल्टा भी ट्रू है? क्या सी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है? देख सकते हो सी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में नहीं है, उसमें 5 है जो कि ए में नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ है। इसका मतलब सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ही इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो और एक मैं बना रहा हूँ, जैसे कि इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ दिस, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ दिस। अब जरा देखते हैं क्या ए बी का सबसेट है। क्या ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है? 1 हाँ कर रहा है, 2 हाँ कर रहा है, लेकिन 3 तो नहीं कर रहा है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट करना चाहिए, सबको सब करना चाहिए। कोई एक भी अगर ना करा, कोई ए सेट ए का अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में नहीं है, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में नहीं है, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सेम गोज पर देखो बी का भी देखो 1 ए में है। सम्मान फोन काटे दीजिए। क्या मुझे की बात है जब क्या हुआ? ओके,
देखो बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है क्या, बी का 1 2 ए में है, लेकिन ये 4 तो ए में नहीं है ना, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, हियर ए एंड बी आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हेलो, यस सर। ओके। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज ए लिखता हूँ 1 2 3, बी लिखता हूँ 1 2 3। जैसे कि आप देख सकते हो हियर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में है ना, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। बेटा देख रहे हो ना, ए सबसेट ऑफ बी। यस सर। अब देख सकते हो बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है, बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 2 3 तीनों ए में ए में है, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, एंड व्हेन such situations arise, the two sets are also equal to each other. If two sets are subsets of each other, then they are also equal to each other. I hope you got my point. If two sets are subset of each other, then they are also equal to each other. Got my point? Yes, यस सर। Okay. सर Okay. तो अभी मैं बस आपको शॉर्टली ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में, मैं आपको प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में बताता हूँ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड सुपर सेट क्या होता है, एंड सुपर सेट, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। देखो बेटा मैं 2 सेट ले रहा हूँ, एक सेट ए जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, सेट बी जिसमें एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3 4। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ए तो बी का सेट है, ए तो बी का सेट है क्योंकि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। देख सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? बी का कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बी का कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। एंड इन दिस केस अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो हम बोलते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, इसीलिए हम बोलेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं दैट इज सुपर सेट ऑफ ए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ए बी का प्रॉपर सबसेट, बी ए का सुपर सेट, ठीक है। आई थिंक आज का पढ़ाई खत्म हुआ। तो हाँ, हम यहाँ पर 2 चीज़ें सीखे सबसेट में कि सबसेट बेटे 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की सबसेट होते हैं। सबसेट 2 तरह के होते हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इक्वल सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि सपोज 2 सेट हैं ए बी, उनमें से एक दूसरा का सबसेट है लेकिन दूसरा पहला का सबसेट नहीं है ना। तो इस केस में जो सबसेट है उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे एंड जो सबसेट नहीं है उसको सुपर सेट बोलेंगे, है ना, जो बड़ा है उसको सुपर सेट बोलेंगे। इक्वल सेट है क्या है? अगर 2 सेट दोनों के दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना, तो हम बोलेंगे दे आर इक्वल टू ईच अदर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, ठीक है। यस सर। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके सर एक डाउट है। यस, क्या डाउट है? सर कल जो आपने असाइनमेंट दिया है आर एस अग्रवाल का, वो एनसीईआरटी जिस कॉपी में सॉल्व करें उसमें करेंगे या अलग से कोई कॉपी करेंगे? नहीं, वही असाइनमेंट कॉपी में करना है, अलग से क्यों करना है, वही असाइनमेंट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।